गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है डिफरेंस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपेयर कर सकते हैं। लैंथेनाइड्स में मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ केसेस में +2 और +4 होगी। एक्टिनाइड में +3 के अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलते हैं, जैसे +4 से लेके +7 तक। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर 4F और 5D में एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब में सेम रहते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। इस वजह से इनकी केमिस्ट्री काफ़ी सिमिलर रहती है। और यहाँ पर स्मॉल गैप होने की वजह से आपको वेरिएशन मिलेगी 5F और 6D में। यहाँ पे एक्टिनाइड के केस में 5F इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में, तो आपको वैरायटी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, तो 4F की हाई है और 5F की लो है। शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो 4F इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और 5F का पुअर है। तो जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर लेस है, और जो पाई लिगेंड्स हैं उनके साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टेंडेंसी है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ भी। बेसिक करेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये लेस बेसिक है और ये मोर बेसिक है एक्टिनाइड्स। फिर अगर हम इनकी टेंडेंसी की बात करते हैं टू फॉर्म ऑक्सो आयंस, यहाँ पर हमें कोई ऑक्सो आयंस नहीं मिलते, यानी ऑक्सीजन के साथ इस तरीके के पॉजिटिव चार्ज आयंस, जबकि एक्टिनाइड्स के केस में हमें यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, इनके ऑक्सो आयंस मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है लैंथेनाइड से। रेडियो एक्टिविटी की अगर बात करें तो सिर्फ प्रोमीथियम है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और एक्टिनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। कलर्स की अगर बात करते हैं तो ये कलरलेस ज़्यादा है, यहाँ पर मोस्टली जो है वो कलर्ड है। पैरामैग्नेटिक करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा पैरामैग्नेटिज्म है और थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि यहाँ पर जो लीगेंड फील्ड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये 5F ऑर्बिटल्स जो हैं बाहर ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं। उसके बाद अगर हम डी ब्लॉक को एफ ब्लॉक से कंपेयर करते हैं, तो डी ब्लॉक में हमारे पास n-1 डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, एफ ब्लॉक में n-2 एफ की। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि डी में डी भरे जाएंगे, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, और एफ में करेगा, और उसमें भी n-1 रहेगा डी और n-2 एफ रहेगा। डी ब्लॉक जो है वो लिगेंड फील्ड से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं आउटर एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये n-1 में है, और एफ ऑर्बिटल n-2 सब शेल में है, इनर है, इनसाइड है, तो ये इनकी इंटरेक्शन कम होती है। और साइज ऑफ डी ब्लॉक एटम इज़ स्मॉल देन एफ ब्लॉक। तो जैसे एफ ब्लॉक की तरफ जाते हैं हमें एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है डी ब्लॉक की एफ से। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एफ ब्लॉक, जहाँ पे थोड़ी, स्पेशली लैंथेनाइड जहाँ पे +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके आसपास ही आपको मिलता है। बेसिक करैक्टर की अगर हम बात करते हैं, लैंथेनाइड जो है ज़्यादा बेसिक है एक्टिनाइड से। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, डी ब्लॉक इजीली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करते हैं तो इनके में नैरो एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं एफ ब्लॉक में,
और डी ब्लॉक में ब्रॉड होता है। देखो नैरो पीक इस तरीके से होती है और ब्रॉड पीक ऐसे होती है। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक को इंटरप्रेट करना आसान है। यहाँ पर स्पिन ओनली वैल्यूज़ मिलती हैं आपको, जो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n+2। n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक का के केस में ये इंटरप्रेट करना मुश्किल है। इसको यहाँ पर आपके पास इस तरह ये फॉर्मूला यूज़ होगा √4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1। जो s है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और l जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। सम ऑफ स्पिन एंड एंगुलर क्वांटम नंबर इनका। फिर हम इनकी यूज़ की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूल ही एज ए हम इनको यूज़ करते हैं। तो आप इन बता सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप बता सकते हो, कुछ लाइनें आपको लिखनी आनी चाहिए। और आप ये बता सकते हो कि इससे हम एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्यूल इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर आपके पास है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम जो है वो लास्ट नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड है और जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। उसके बाद वाले एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हमें लैब में बनाना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्शन से, इसलिए उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हमें कुछ स्टडी करनी है तो हम उसी टाइम करते हैं। इनकी सिंथेसिस अगर हम बात करें तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम बम्बार्डमेंट करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स की, जैसे न्यूट्रॉन्स की। अल्फ़ा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, इस तरीके के हम पार्टिकल यूज़ करते हैं एटम को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि उसका जो न्यूक्लियस है वो फर्दर न्यू न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि अब हम पहली सिंथेसिस देख रहे हैं नेपच्यूनियम की। अगर हम यूरेनियम को 92 को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो ये यूरेनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। साथ में गामा रेडिएशन निकलेगी। इसका हाफ लाइफ जो 2.35 डेज़ है। ये जो हमारा नेपच्यूनियम बनेगा, यूरेनियम 239 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है नेपच्यूनियम में और एक बीटा पार्टिकल एमिट हो जाता है। यहाँ पे माइनस चार्ज बाहर निकला है ना, तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ब्रेक होगा, जो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से होता है। फिर अगर आप प्लूटोनियम की बात करते हो तो प्लूटोनियम 94 है। बनाने के लिए नेपच्यूनियम जो है ये फर्दर एक और बीटा पार्टिकल एमिट कर देता है, तो आपके पास प्लूटोनियम बन जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबल है और इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 86 ईयर्स, तो हम इसको आइसोलेट कर पाते हैं। फिर अमेरिशियम बनता है अगर आप यूरेनियम को हीलियम से बम्बार्ड करते हो, हीलियम एटम से फास्ट एसोलेटेड। ये पहले प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है और एक न्यूट्रॉन एमिट करता है, फिर अमेरिशियम बनता है और एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है। तो इसका हाफ लाइफ जो है वो 433 ईयर्स है। फिर क्यूरियम हमने बनाया है प्लूटोनियम को हीलियम से बम्बार्ड करके इस तरीके से। तो अब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन में आपको, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस रिएक्शन का, जो लास्ट इस रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। चलो इसी का ले लेते हैं। अब हमें क्या दिया जाएगा कि ये बताया जाएगा यूरेनियम, ये नहीं बताया जाएगा, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है या फिर ए लिखा होगा, ठीक है। और ये आपको दोनों प्रोडक्ट बताए होंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या था, तो आपको गैस करना होगा कि यहाँ क्या था। फिर ये प्रोडक्ट दिखाया है, मान लो एक ये बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया है, फिर इस पे ये पूछ लेंगे कि ये बताओ ये क्या है। तो इस तरीके से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़ा एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए किसका क्या है, तो
तो वही आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अमेरिशियम बन रहा है, तो आपको 95 से याद होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इस पर। फिर हम बात करते हैं बर्केलियम की। अगर अमेरिशियम को हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं तो बर्केलियम बनता है और इसका हाफ लाइफ काफ़ी कम है। फिर कैलिफोर्नियम के लिए हमने क्यूरियम जो पीछे बना था उस पर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किया है तो कैलिफोर्नियम बनता है। दो तरीके से बन सकता है, गामा रेडिएशन निकल जाए या फिर न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं, तो भी आपके पास ये आइसोटोप बन जाता है कैलिफोर्नियम का। फिर आइंस्टीनियम बनाने के लिए कैलिफोर्नियम को हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया। तो ये रिएक्शन हम ना कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने रिएक्शन स्टार्ट कर रखा है, अभी ये वाला रिएक्शन जैसे मान लीजिए हुआ, तो यहाँ पे कैलिफोर्नियम भी है और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो ये इसे रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होते हैं, तो इनसे ये इंटरेक्ट कर सकते, तो आपके पास मिक्सचर आ जाता है एक्टिनाइड्स का जो कि सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। तो प्रॉपर हमें हैंडलिंग एनवायरनमेंट चाहिए और जो स्टेबल होगा हम आइसोलेट उसी को कर पाएंगे। यहाँ पर गामा रेडिएशन निकला है पहले, और ये रिएक्शंस आपको एज सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि एक इनमें से चार जो बनते हैं, दो रिएक्ट कर रहे हैं और दो एक मेन एलिमेंट बनता है और एक दूसरा पार्टिकल निकलता है, तो एक इनमें से अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको बताना आना चाहिए। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आता है, आसान भी है और आप कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर दिखाया कि स्टेप वाइज होता है, कैलिफोर्नियम से फाइनली फिर आइंस्टीनियम बनता है और बीटा पार्टिकल निकल जाता है। एक दूसरा तरीका है, यूरेनियम को अगर हम नाइट्रोजन एटम से बम्बार्ड कर दें तो भी हमारे पास आइंस्टीनियम बन जाएगा और एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो ये भी एक तरीका है। फिर फर्मियम बनाने के लिए 100 एटॉमिक नंबर हम आइंस्टीनियम को बम्बार्ड करेंगे न्यूट्रॉन से, तो हमारे पास फर्मियम बन जाएगा। मेंडेलियम को बनाने के लिए आइंस्टीनियम को हीलियम न्यूक्लियाई से बम्बार्ड किया जाएगा और आपका ये बन जाएगा और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा। नोबेलियम को बनाने के लिए क्यूरियम को कार्बन से एटम से बम्बार्ड किया जाएगा, नोबेलियम बन जाएगा और न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। हाफ लाइफ आप देख सकते हो बिल्कुल कम है, इसलिए इन पे ज़्यादा स्टडी नहीं है, आपको मैक्सिमम स्टडी यहाँ तक मिलेगी आइंस्टीनियम तक। इनके क्योंकि हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम है, आपको नेचर में भी नहीं मिलेंगे, ये स्टेबल नहीं है न्यूक्लियस। जैसे जैसे हैवी न्यूक्लियस हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो ब्रेक डाउन होने की टेंडेंसी हो जाती है उसमें, वो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। तो आप हमें इन पे ज़्यादा स्टडी नहीं मिलेगी, पर ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में ये बनते हैं, हम इनको ट्रेस कर सकते हैं कि ये बन रहे हैं। कैलिफोर्नियम को अगर हम बोरोन न्यूक्लियस से बम्बार्ड कर दें तो आपने जो मेन फोकस है ना वो इस नंबर पे रखना है, ये बताता है कि कौन सा एटम है। जैसे कार्बन का आइसोटोप 14 भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर नहीं चेंज होगा जो एटॉमिक नंबर है, इसलिए बम्बार्डमेंट किस पार्टिकल की हो रही है वो आपने यहाँ से रिलेट करना है, यहाँ वाले उसको देखना है पहले ना, यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है नीचे वाले नंबर में, ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। फिर हमारे पास आता है लेटर एक्टिनाइड जो क्यूरियम ऑनवर्ड है, 96 था क्यूरियम। जैसे बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, इनको लेटर एक्टिनाइड्स कहते हैं, जो बीच में क्यूरियम के बाद आते हैं। अगर कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको नेमिंग करने के लिए हम एक नया सिस्टम भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम इस तरीके से एब्रीविएशन और उसका वर्ड रूट बनाते हैं। 0 के लिए नील जैसे यूज़ होता है, 1 के लिए अन यूज़ होता है, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। जैसे मेंडेलिवियम है अभी तो 101 है, इसको आप कैसे लिखोगे, 1 के लिए क्या यूज़ होगा अन,
ज़ीरो के लिए नील, फिर से अन, और लास्ट में आप एम लगा दोगे क्योंकि ये मेटल्स है, और इसका सिंबल बन जाएगा UNU। तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। ये वैसे एग्ज़ाम में नहीं आता, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चंस हैं कुछ कि एक्टिनाइड्स जो है वो ऑक्सोकेटायन बनाते हैं लेकिन लैंथेनाइड नहीं। क्यों? तो आप बता सकते हो कि एक्टिनाइड्स जो है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंटेन कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। उनके 5s ऑर्बिटल ज़्यादा एक्सटेंड आउट हैं स्पेस में, तो वो ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन करके स्टेबल ऑक्सोकेटायंस बना लेते हैं। फिर उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की क्योंकि उन पे चार्ज ज़्यादा है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और फिर आपके पास क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बीटा डीके ऑफ नेपच्यूनियम 239। अब आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका 93 है, तो अगर आप इसका बीटा डीके करते हो मतलब -1 होता है तो 94 बनेगा, जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा। जैसे हमने यहाँ दिखाया है, नेपच्यूनियम का अगर बीटा डीके होता है तो प्लूटोनियम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, पर ये आपको तभी करना आएगा अगर आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होंगे। इन्होंने तो सिर्फ मास नंबर बताया है यहाँ पर। फिर अब जैसा कि आपको बताया था कंप्लीट करने के लिए कहा गया रिएक्शंस को, तो ये आपको कंप्लीट करनी है। खुद प्रैक्टिस करके जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको याद नहीं होगा। देखने से कुछ भी याद नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ देखा हुआ नहीं याद रहेगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रिपरेशन लिखनी है नोबेलियम, क्यूरियम, आइंस्टीनियम की। तो आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और थोड़ा बहुत प्रोसेस माइंड में रखना है। 4 डिफरेंस आपको बताने हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, जो हमने लैंथेनाइड में भी डिस्कस किया था, थर्ड टू द आउटर मोस्ट N-2 वो कहते हैं। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करते हैं एक्टिनाइड, तो आप बताओगे +7 नेपच्यूनियम शो करता है। वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ मोस्ट एक्टिनाइड कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि 5F और 6D की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि 5F ऑर्बिटल्स ज़्यादा बाहर की तरफ होते हैं, तो ये लिगेंड्स की क्रिस्टल फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से इनके ऑर्बिटल मोशन क्वेंच हो जाता है और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर आयंस हैं जो वो कलर्ड हैं, ठीक है। लैंथेनाइड के केस में क्या था कि +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था। यहाँ पे आपको वैरायटी ज़्यादा मिलती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा है, तो हमें कलर ज़्यादातर आयंस कलर्ड मिलेंगे। ये कुछ ही क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है पिच ब्लेंड से। फिर उसका प्रोसेस किया जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो ये हमने देखा था न्यूक्लियर फ्यूल को हम कैसे ट्रीट करते हैं ताकि हमारे पास प्लूटोनियम और यूरेनियम बाहर निकल जाए। ये इस पे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ये छोटा टॉपिक है लैंथेनाइड के कंपैरिजन में, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लोगे तो आप इसको रेडी कर सकते हो। कुछ चीज़ें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आप याद रखने में काफ़ी मुश्किल होगा, तो वो आप छोड़ सकते हो। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू सो मच।